दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और उम्मीद करते हैं कि आप सही होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और ख़ास तौर से घर पर होंगे। देखिए, ये जो समय है, इसी समय का फ़ायदा उठाकर आइजैक न्यूटन ने जो हैगा क्या करी थी, ग्रेविटेशन की खोज कर दी थी। हमने आपको एक पिछली वीडियो सेशन में भी बताया था। ये समय था 1776 का, और उस समय जो है प्लेग की महामारी चल रही थी उस टाइम पे इंग्लैंड में, और न्यूटन ने उस समय में क्वारंटाइन किए गए थे 1 साल के लिए। और उसी समय में न्यूटन ने क्या करा था, ग्रेविटेशन की खोज कर दी थी। तो अगर हम चाहें तो वक्त का सदुपयोग करके अच्छे से अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हुए, इसी उम्मीद के साथ आपके लिए आज हम चैप्टर 3 लाए हैं, कक्षा 10 का हिंदी माध्यम में, धातु एवं अधातु। ये धातु तथा अधातु, इसमें आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय और BHU के कक्षा 11 के जो एंट्रेंस होता है कक्षा 11 के लिए, उसके लिए भी बहुत उपयोगी साथ होंगे। साथ साथ जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो लेट्स प्ले विद द साइंस। साइंस के साथ चलिए खेलते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, ताकि जो नए लोग हैं या जो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं वो इसका बेनिफिट ले पाएँ। हमारे चैनल पे सारा कंटेंट जो है जितना भी है वो मुफ्त में उपलब्ध है, ठीक है। तो सिर्फ सब्सक्राइब करिए आप, और उसकी जो बेल है वो भी बजा दीजिए, ताकि आपको जो मिलने वाली जो अपडेट हैं, जो अब जैसे ही आपको नई वीडियो आएगी तो आपको अपडेट में पहुंच जाएगी और आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के स्लाइड्स को। धातु की बात करेंगे, वे तत्व जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अथवा जिनका वायु की उपस्थिति में दहन करने से ऑक्साइडों का निर्माण होता है, धातु कहलाते हैं। धातु की देखिए सबसे अच्छी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, रसायन विज्ञान के अनुसार धातु की सबसे अच्छी परिभाषा होती है ऐसे पदार्थ जिनके पास अंतिम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको जो है धातु कहते हैं। सबसे अच्छी परिभाषा है ये, आसान परिभाषा है। जैसे यदि हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, हम जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। यदि हम इसे केलेमेन में रखें, KLMN, तो K को हमने दे दिए 2, L को दे दिए हमने 8, तो M में कितने बचे बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा? और ये एक कैसा है? मुक्त है। ऐसे ही अगर हम एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम में कितना होता है? 13, 2, 8 और 3। तो यहाँ पर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? 3। तो धातुएं वो होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। समझ गए आप लोग? उनको धातु कहते हैं जिनके अंतिम कोश में, ये इनका कोश कैसा है सोडियम का दोस्तों? ये अंतिम कोश है। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके अंतिम कोश में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो जिनके अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, धातु किसे कहते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से उपस्थित होंगे। देखिए लिखा भी है इसमें, धातुओं में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत धारा का चालन करती है। दूसरा लेंगे स्लाइड। अधातु वह तत्व जो कमरे के ताप पर ठोस अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं तथा विद्युत धारा का चालन नहीं करते, अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, याद रखिएगा, वह तत्व जो कमरे के ताप पर ठोस अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं तथा विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन। ठीक है, मैं आपको पहचान बता दे रहा हूँ। लेफ्ट में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बाईं तरफ धातु हैं और दाईं तरफ अधातु हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इनका वर्गीकरण 3 आधार पे होगा, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पर और एक आपस में क्रिया के आधार पर। धातुओं के भौतिक गुणधर्म की अगर बात करें तो सबसे पहला जो गुण होता है धातुओं में वो होती है धात्विक चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है और धातुओं के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा गुण है आघातवर्धिता या आघातवर्धनीयता भी कहते हैं इसको। यदि धातु को पीटा जाए तो पीटकर चादर बन जाती है, जिसके कारण से लोहे की आपने टीन वगैरह की चादरें देखी होंगी, गाड़ी की या ट्रेन के जो डिब्बे बने होते हैं, तो ये आघातवर्धनीयता का गुण दिखाते। तन्यता की अगर बात करें तो धातुओं को पतले तार के रूप में जो खींचने की क्षमता होती है उसको तन्यता कहते हैं। तन्यता की अगर हम बात सही से करें तो तन्यता में सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। और सभी धातुएं जो होती हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अपवाद की अगर बात करें तो गैलियम और सीजियम धातु होते हुए भी इनका गलनांक बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। मरकरी धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चालकता की अगर बात करें तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती हैं, सुचालक होती हैं, और इनका गलनांक और क्वथनांक भी कैसा होता है, उच्च होता है। ऊष्मा का सुचालक होने के कारण इनका प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, और बिजली का सुचालक होने के नाते ही इनका प्रयोग जो है बिजली के उपकरणों को बनाने में किया जाता है। दोस्तों, आप ये सारे जो कंटेंट पढ़ रहे हैं ये आप जो है साइंस क्लियर क्लासेस चैनल पर पढ़ रहे हैं, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को सदुपयोग करेंगे और अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस चैनल पे जितना भी कंटेंट है वो आसानी से आपकी तैयारी में मदद करेगा। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा ब्रेक इसलिए लेते हैं ताकि आप ज़्यादा बोर नहीं हों। ठीक है, तो हम दोबारा से वीडियो कंटेंट पे पहुँचेंगे। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, हमने बात कर ली। धावनिक की अगर बात करें, जैसे धातु को जब आप पीटते हैं तो वो क्या करती है, आवाज़ करती है, और धातुओं के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। आगे देखेंगे ये। ठीक है, स्लाइड देखिए आगे। अधातुओं के भौतिक गुण, ये कमरे के ताप पर ठोस अथवा गैस अथवा द्रव तीनों में मिल सकती हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर ठोस की बात करें तो फास्फोरस है, ठीक है। अगर द्रव की बात करें तो ब्रोमीन होती है, और अगर गैस की बात करें तो सारी गैसेस हैं ही। अधातु में विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन हीरा इसका अपरूप है, ये सबसे कठोर पदार्थ भी है, और इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। ये पॉइंट याद रखने का है, याद रखिए इसको ध्यान से। हीरा कार्बन का जो हैगा एक अपरूप है, और ये सबसे अधिक कठोर पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन के अपरूप है, और ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है बेटा, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, अपवाद स्वरूप आयोडीन में चमक होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो धातु और अधातु में गुण पाए जाते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अपवाद भी हैं। ठीक है, अगली स्लाइड ले लेंगे। धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन करना, सीधी सी आपको एक अभिक्रिया हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगी अच्छी तरीके से। Mg + O2 = Mg, वो बिल्कुल वही अभिक्रिया है। यहाँ Mg को आप O के साथ मिला दो और MgO बना लो। तो ये जो आपने क्या करा, ये आपने मैग्नीशियम को जब जलाया तो उसकी जो है वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ली, और यही एक धातु का ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलेंगे धातु ऑक्साइड पे।
इसी प्रकार से जितनी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती चली जाएंगी, चाहे वो Na2 हो, चाहे Mg2O हो, चाहे CaO हो, वो सब ऑक्साइड कहलाएंगे। देखिए नीचे उन्होंने दिखाया है आपको करके 2Cu + O2 = 2CuO, 4 एल्युमिनियम + 3O2 2L2O3। आप इसको देख लीजिएगा रोक के। पहले वाले में कॉपर ऑक्सीजन से मिलके कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है, और दूसरे वाले में एल्युमिनियम उसके साथ मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये आपको दिखा रहे हैं करके इन्होंने जो है L2O3 6HCl = 2LCl3 + 3H2O, Al2O3 + 2NaH 2NaO2 + H2O। इसको आपको याद करना है, इसलिए हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं इसको। जल में घुलना, कुछ धातु ऑक्साइड जल में नहीं घुलते बल्कि कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। ये हम आपको जो है बोर्ड पे दिखा रहे हैं करके, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए ये है आपके पास Na2O, ठीक, प्लस है आपके पास H2O, इसे मिलाना है। यानी आपको सोडियम ऑक्साइड को आपने क्या घोल दिया, जल में घोल दिया। ठीक, तो आप इसको लिखिएगा 2NaOH बन गया, 2NaOH। ये क्या है, एक क्षार है बेटा। क्या है ये, क्षार है। इसे क्या कहते हैं, क्षार। तो कैसे बन गया, ये Na O के साथ मिल गया यहाँ पे H के साथ, ठीक है। और ये Na2O था तो एक O ये और एक ही O, 2 O हो गए, 2 Na ये हैं ही, H भी 2 थे तो H, तो बाहर हमने 2 लगा दिया, जिसकी वजह से सारे के सारे 2NaOH हो गए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलेंगे आगे। एनोडीकरण, एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बन जाती है, जिससे वो अगला जो संक्षारण होगा, संक्षारण हमने आपको पहले अध्याय में पढ़ाया था, फिर रिवाइज करा रहे हैं आपके लिए। संक्षारण का मतलब होता है जब कोई धातु नमी, ऑक्सीजन या किसी अम्ल या क्षार की क्रिया द्वारा अपना जो है रंग रूप खो देती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो एनोडीकरण उसी से बचाने की प्रक्रिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे बोर्ड देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, पैलेडियम Pd जिसे कहते हैं सीसा, चांदी Ag सिल्वर, सोना Au गोल्ड औरम, और कॉपर, ये जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लेंगे, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। सोडियम पोटेशियम तो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं और इसमें बहुत अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो बताइए फिर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो होगी बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, 2K + H2O तो = 2KOH। अभी हमने करके दिखाया भी था पीछे आपको। 2NaOH, अगर 2Na लगा देंगे आप तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2Na है और वहाँ पे क्या था, Na2O था, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसकी वजह से आपको जो है ये अलग प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, लेकिन ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, इसीलिए इसमें बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, और जिससे वो कैल्शियम को जल की सतह पर तैरा देती है।
मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। Mg+H2O इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। इसीलिए ये एमनीशियम की सतह पर चिपक जाने के कारण ये भी इसके बुलबुले जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं, ये याद रखिएगा पॉइंट, बोर्ड वाले बच्चे भी और कंपटीशन वाले भी। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं केवल भाप के साथ ही अभिक्रिया करती हैं तथा धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। देखिए, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया बहुत आसान होती है। ये अपना लवण बना लेती हैं और उसके अलावा क्या बना देती हैं, उसके अलावा जो है H2 गैस का निर्माण करती हैं। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ करके। देखिए, ये है आपकी Mg+2HCl, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निष्कासित हो जाएगी, याद रखिएगा। तो Mg के पास 2 वैलेंसी थी, वो 2 वैलेंसी किसको दे दी उसने, क्लोरीन को, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। तो याद रखिएगा कि जब भी धातु अम्ल से विक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और उस अपना एक लवण बनाएगी। इसमें एक टर्म आएगा, हाँ एक बात याद रखिएगा, लेकिन अगर धातु HNO3 से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस को ऑक्सित करके तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ के जल में परिवर्तित कर देता है। ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो है, लेकिन मैग्नीज तनु और नाइट्रिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज तनु नाइट्रिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर सकते हैं। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता तनु HCl के प्रति कम होती है, ठीक है। एक्वा रीजिया की बात करें, अगर HCl को और HNO3 को 3:1 में मिला लें, यानी 3 हिस्से किसके लें, HCl के, और 1 हिस्सा लें HNO3 का, तो इसे एक्वा रीजिया कहते हैं, याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल जो होता है गोल्ड को गला सकता है, और दांतों में जो फीलिंग भरी जाती है वो भी इसी की भरी जाती है, ठीक है। तो ये जो है कि धातुओं की धातु लवणों के विलयन के साथ अगर अभिक्रिया बात करें तो हम इसमें कुछ नहीं है। एक धातु का लवण चूँकि धातु प्रेजेंट होती है पहले से, तो उस धातु को इसे हटाना होता है। इसे हटाने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा देर तक दिखा रहा हूँ ताकि आप याद कर पाएँ आसानी से, ठीक है। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अंतिम स्लाइड लेंगे। ये आयरन के साथ H2SO4 की विक्रिया करके दिखाई है इन्होंने। तो FeH2SO4 था तो FeSO4 बना दिया और H2 गैस को विस्थापित कर दिया है। धातुओं और अधातुओं की आपस में क्रिया हम जानते हैं, हम इसको बोर्ड पे समझेंगे, आप पढ़ से लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप ये सारे जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये एक बार से फिर से हम आपको जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा सकें। और कमेंट में हमें सजेस्ट भी करिए कि किस तरीके से हम आपकी तैयारी को बेटर करा सकते हैं। देखिए, अब तक आप ये तो जान ही चुके हैं कि एक हमारे पास होती है धातु और एक होती है अधातु। अब हम सिंपली 2 चीज़ें लेंगे। एक लेंगे Na क्या है दोस्तों, Na एक धातु है, और एक लेंगे हम Cl क्या है दोस्तों, Cl क्या है, अधातु है। इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका एटॉमिक नंबर 11, परमाणु क्रमांक Na का 11 और परमाणु क्रमांक Cl का 17। जब हम इन्हें Kmn में लगाते हैं, Klmn में, तो
तो Na के पास 2 दे दिए, L को 8 दे दिए और M को दे दिया 1। Cl की अगर बात करें तो 2 इसको दे दिए, 8 इसको दे दिए, 7 इसको दे दिए। देखिए अब थोड़ा सा जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। एक अष्टक कोश का नियम कहता है, देखिए के में वैसे जो संख्या आती है वो आएगी 2, एल में संख्या आती 8 और एम में आती 18 और एन में आती 32। लेकिन यदि एम और एन में 8 भी हो जाएं तो अष्टक नियम के अनुसार इनकी कक्षा स्थायी हो जाती हैं। अब प्रश्न आता है कि कक्षा क्यों स्थायी होना चाहती है। देखिए हर आदमी, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि पढ़ाई जो है पढ़ के क्या करें, एक अच्छी सी नौकरी हो लग जाए और आप आराम से फिर बैठ जाएं। तो हर चीज़ जो है क्या चाहती है, स्थायी होना चाहती है। तो उसी तरीके से जो धातुएं हैं भाई वो कैसे स्थायी नहीं होंगी, तो वो क्या चाहती हैं, अपने आप को वो स्थायी करना चाहती हैं और उनके स्थायीकरण की वजह से उनको अपनी कक्षा भरनी होती हैं। अब हम एक कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, देखिएगा ज़रा ध्यान से। अगर बच्चों हम ये मान लें कि अब हम के एलिमेंट मिटा दें, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों का ध्यान रखेंगे केवल, ठीक। तो अंतिम कोश में इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 1 है अंतिम कोश में और इसके पास 7 हैं। सपोज़ कीजिए कि आप दोनों को कोई चीज़ लेनी है जो 10 रुपये की आती है, सॉरी 8 रुपये की आती है। तो एक वो रुपया जिसके पास है और एक पे 7 रुपये हैं, तो 7 रुपये वाला 1 रुपये वाले से बोलता है कि भाई ये जो तुम्हारे पास 1 रुपया है ये बेकार है, ये हमें दे दो। क्योंकि वो एक रखने पे क्या महसूस करता है अपने आप को, वो एक रखने पे अपने आप को महसूस करता है कि वो अस्थायी है, क्योंकि उसे 1 रुपये में वो वस्तु नहीं मिल सकती। तो Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, जो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शो किया है हमने, और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, 4, 5, 6, 7 हो गया, ठीक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसे उठा के दे देता है, ठीक है बच्चों। क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन इसे उठा के दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से Na पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, Cl पे आ जाता है नेगेटिव, क्योंकि Na ने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया। अतः इस प्रकार से NaCl या सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड जिसे आप साधारण नमक कहते हैं। ये लिखा भी है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। धातुओं का संयोजकता पूर्ण कोश भरा नहीं होता। अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायनों का निर्माण करती है तथा धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायनों का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये आप इससे पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। NaCl का निर्माण मैंने अभी आपको करके दिखाया है। आप मैं थोड़ी सी वीडियो रोक दे रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी से पढ़ पाएँ इसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आयनिक यौगिकों के अगर गुणधर्म की हाँ, अभी जैसे हमने NaCl बनाया तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक को धनायन बना लिया Na को, और एक को Cl को क्या बना लिया, ऋणायन बना लिया। तो जहाँ धनायन और ऋणायन का निर्माण होकर यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं, याद रखिएगा। तो आयनिक यौगिकों के कुछ गुण हैं वो हम पढ़ लेंगे। ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। जाहिर सी बात है, जब आकर्षण बलों से बने होंगे तो ठोस भी होंगे, भंगुर भी होंगे और कठोर भी होंगे। इनके गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं, इसके लिए भी यही रीज़न उत्तरदायी है क्योंकि इनके बीच में मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है। तीसरा है, आयनिक यौगिक विलयन अवस्था में विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके पास मुक्त, जब पानी में घोले जाता है इनको तो ये इनके आयन मुक्त हो जाते हैं और इनके आयन जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव कैथोड और एनोड का काम करने लगते हैं और उससे फिर करंट बहना शुरू हो जाता है, ठीक। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं जबकि कैरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में नहीं घुलते हैं, ठीक है। अंतिम इसका एक बॉन्ड है
धातुओं को प्राप्त करना। धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाते हैं और उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज वो जिनसे धातु को प्राप्त करना आसानी से या लाभकारी होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। मैं अयस्क की आपको बहुत आसान परिभाषा सिखा रहा हूँ। जिस वस्तु से किसी धातु को निकालना सस्ता और आसान हो उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। कुछ अयस्क हम देख लेंगे जिससे हमारे पास धातु का निष्कर्षण की अगर बात करें तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु निष्कर्षण कहलाती है। इसमें भी एक सक्रियता श्रेणी की ज़रूरत होती है क्योंकि उसी के आधार पर हम धातुओं का निष्कर्षण की विधियाँ अपनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अधिक क्रियाशील धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा शोधित होती हैं, याद रखिएगा। इसमें कैथोड और एनोड बनाया जाता है, गंदगी एनोड पे चली जाती है, साफ धातु कैथोड पे आ जाती है, याद रखिएगा। तो इन धातुओं को अधिक क्रियाशील कहते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को। मध्यम क्रियाशील धातु की अगर बात करें जिंक, आयरन, पैलेडियम और कॉपर। और कम क्रियाशील धातुओं की अगर बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, अयस्कों का समृद्धिकरण, उनके अंदर से जो मिट्टी और रेता होता है उसे निकालने को गैंग समृद्धिकरण कहते हैं। और गैंग जो है अशुद्धियों को कहा जाता है, उन्हें रेता, मिट्टी, बजरी जो भी इसके साथ मिली होती है उन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, अगला लेंगे। सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातु हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ठीक है, उनकी जो है अनाभिक्रिय होती हैं और इनके केवल ऑक्साइडों को गर्म करने पर ही इनसे शुद्ध धातुएं ली जा सकती हैं। ठीक है, जैसे सिन्ना बार की अगर बात करें तो ये मरकरी का सल्फाइड अयस्क है। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर SO2 गैस बन जाती है और जो ये मरकरी है वो हमें मिल जाता है। इस प्रकार Cu2L, देखिए नीचे अभिक्रिया भी दिखाई है, 2HgS को 3O2 जब तापन के साथ आप लगाएंगे, रिएक्शन करेंगे तो HgO यहाँ मिल जाएगा और SO2 गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, जो काय के नहीं, अम्ल वर्षा के नहीं उत्तरदायी है। उसके बाद सक्रियता श्रेणी के मध्य धातुओं का, इसमें दो तरीके से होती है, एक सल्फाइड अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं। तो इसको दो विधियों में अपनाया जाता है, याद रखिएगा। सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जन करते हैं, बहुत ध्यान से रखिएगा ये बात, सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जन करते हैं और कार्बोनेट अयस्कों के लिए निस्तापन करते हैं। अब देखिए, पहले हम ये समझें कि कार्बोनेट अयस्क क्या है और सल्फाइड अयस्क क्या है। जिसके अंत में S होगा यानी सल्फर होगी वो होगी सल्फाइड अयस्क, और CO3 जिसके अंत में होगा वो होगा कार्बोनेट अयस्क। ठीक है दोस्तों, तो अगर भर्जन की बात करें तो भर्जन क्या होती है, अधिक वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर किसी ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तन हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे इन्होंने दिखाया ZnS प्लस 3O2 तो ZnO प्लस 2SO2, फिर से ZnO को गर्म कर लेंगे कार्बन की चैन लगा के, ZnO प्लस C, तो फिर ये CO2 बस CO बन जाएगा और Zn निकल जाएगी। निस्तापन में वायु कम रखी जाती है और कम वायु पे गर्म करके, इसको प्रक्रिया वही है, ZnCO3 को गर्म करके ZnCO3 प्लस CO2 बना लेंगे और ZnCO3 को फिर से गर्म करेंगे तो Zn और CO2 अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर धातुएं आती हैं उनका हम क्या करते हैं, उनका हम केवल जो है विद्युत के जरिए विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है, ये दिखाया है इन्होंने, कैथोड पर सोडियम प्राप्त हो जाती है और एनोड पर क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। परिष्करण के बाद की मतलब ये है कि जब धातु निकाल ली जाती तब भी कुछ गंदगी रह जाती है तो उसका और अधिक सफाई करना परिष्करण कहलाता है। ठीक है, ये काम की चीज़ नहीं है। संक्षारण के कारण सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, ये सल्फर की क्रिया से काली पड़ जाती हैं। हमने आपको पहले अध्याय में भी बताया था कि सिल्वर जो होती है संक्षारण के बाद कैसी पड़ती है, काली पड़ती है, क्योंकि इस पर सल्फाइड की काली परत चढ़ जाती है। कॉपर हरे रंग का क्योंकि Cu2O होती है उसमें। ठीक है, अच्छा स्लाइड है ये। और लोहा जंग लगने से जो है क्या करती है, उस पर जो है ब्राउन कलर की एक वो आ जाती है, परत आ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। संक्षारण से सुरक्षा आप कर सकते हैं पेंट करके, यदि उसको पेंट कर दें तो संक्षारण से सुरक्षा हो जाएगी, तेल या ग्रीस लगाकर और यशुद्ध लेपन करके या क्रीम लेपन करके, एनोडीकरण करके। ठीक है, इस्पात या लोहे को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, यश लेपन या फिर जो है गैल्वेनीकरण कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ठीक है,
मिश्रातन का मतलब है जब दो धातुएं, दो से अधिक धातुओं को एक मिश्रण में लगा लेते हैं, मिश्रण के साथ बना के धातु बना लेते हैं, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे अगर हम पीतल की बात करें, ब्रास की बात करें, तो कॉपर और जो आपकी वो होती है जिंक, इससे मिलके बनता है, जस्ते से मिलके बनता है ये पीतल। और भी बहुत सारी धातुएं हैं, ड्यूरामिन है, ठीक है, एक धातु ड्यूरामिन है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, कांस्य है, जिससे सिक्के वगैरह बनते हैं। तो ये सारी धातुएं कैसी हैं, मिश्र धातुएं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो हम उसमें आपको देंगे। कोई वीडियो लंबी हो रही है। स्टेनलेस इस्पात की अगर बात करें, लोह निकिल प्लस क्रोमियम को अगर मिला देंगे आप, लोह आयरन हो गया, निकिल Ni हो गया और क्रोमियम Cr हो गया, तो स्टेनलेस इस्पात होता है। और ये कठोर भी होता है और इस पर जंग भी नहीं लगती है, ठीक है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रास्तु या मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातु बनाने के लिए मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, इसके बाद दूसरे तत्वों को निश्चित अनुपातन में मिला लिया जाता है, तत्पश्चात कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। लेकिन चूंकि ये काफ़ी नर्म होता है तो इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिला दिया जाता है, जिससे इसके कैरेट में कमी आ जाती है। फिर ये 22 या 23 कैरेट का कहलाया जाता है। 22 कैरेट का सोने का उपयोग भारत में किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोने के और 2 भाग तांबा या चांदी, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो सेशन थोड़ा लंबा हो गया है और आगे से हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में डिवाइड कर लें, क्योंकि ये सेशन काफ़ी लंबा होता चला गया है। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि आपसे वादा किया था, तो कुछ प्रश्न हम इसमें बहुविकल्पीय ज़रूर रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पीतल एक मिश्र धातु है, अभी बताया था हमने आपको, तांबा और जिंक की या तांबा और टिन की। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कुछ पुस्तकें इसको पीतल को तांबा और जिंक का लिखती हैं, लेकिन अधिकतर जो होती है पीतल वो तांबा और टिन से मिलके बनी होती है, जिसे आप एसन कहते हैं। दूसरा है सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है झाग पिलवन विधि से, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। बताइए, अभी बताया है मैंने आपको। झाग पिलवन विधि से करते हैं या रासायनिक विधि से करते हैं? रासायनिक विधि से करते हैं? नहीं, झाग पिलवन विधि से करते हैं। किससे करते हैं? झाग पिलवन विधि से, ठीक है। झाग पिलवन विधि जो है, झाग के ज़रिए जो है उसको तैरा के हाइड्रोजन सल्फाइड को निकाल के लेते हैं। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, कौन सी द्रव होती है? ब्रोमीन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे। वैध अधातु जो चमकीली होती, आयोडीन, सीजियम, सल्फर, फास्फोरस। तो आयोडीन चमकीली होती है, ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे। विद्युत का सुचालक अधातु इन निम्न में से कौन है? तो अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो ग्रेफाइट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेफाइट होती है। आयनिक यौगिक निम्न में से किस में घुलनशील होते हैं? जल में होते हैं घुलनशील, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन को। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है, तो विद्युत तारों की जो वेल्डिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? सोल्डर से। सोल्डर देखिए 2 धातुओं का मिक्सचर है, याद रखिएगा, पीबी लेड का और टिन का, याद रखिएगा, पीबी प्लस एसएन। चाकू से काटी जाने वाली 2 ही धातु हैं, सोडियम और पोटेशियम, तो जहाँ सोडियम मिल जाए लगा दीजिएगा। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करती है, अभी पढ़ा है आपने तेज़ी से, इसीलिए इसको कैरोसिन में भिगो के रखते हैं, मिट्टी के तेल में, ठीक है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डालें तो वो क्या करेगा? धुआं देगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, ठीक है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? नियोन का? नहीं, सोडियम का। सोडियम का नहीं, जो सोडियम लैंप होते हैं और वो एलईडी की टाइप से काम करते हैं, ठीक है। बोरेक्स लवण का Na2BO4 10H2O इसका फार्मूला होता है बोरेक्स लवण का। बोरेक्स लवण वही पाउडर है जिसका इस्तेमाल आप कैरम खेलते समय उसको चिकना करने के लिए करते हैं, ठीक है। सोडा लाइम किसका मिक्सचर है? तो सोडा लाइम किसका मिक्सचर है? KOH और CaO और NaOH प्लस CaO,
Na2CO3 या CO3 NaOH का किसका मिक्सचर है? NaOH प्लस CaO का। अच्छा प्रश्न है। सोडा लाइम किसका मिक्सचर है? NaOH प्लस CaO का। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का Na2CO3 नहीं बल्कि क्या है? NaOH। देखिए याद रखिएगा, जब कास्टिक सोडे की बात कही जाए तो NaOH होता है, और धावन सोडे की बात करी जाए तो Na2CO3 होता है, और जब बेकिंग सोडा की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है? Na2CO3 NaHCO3। मैंने जानबूझ के लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा सही होगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला क्या है? NaLO2 नहीं हो होगा, क्योंकि NaLO2 जो होता है सोडियम एल्यूमिनेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है बेकिंग सोडा। अब आ गया देखिए बेकिंग सोडा का Na2CO3 टू 10H2 Na2CO3 NH2, ठीक है, इसका होता है NaHCO3। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। तो दोस्तों ये जो सेशन था धातु और अधातु का, ये लगभग समाप्त हो गया। हमें थोड़ा सा अफसोस है कि इसमें कुछ प्रश्न थे अभी जो और कराने हैं, लेकिन वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम इसके पार्ट 2 करके एक नई वीडियो बनाएंगे इसके क्वेश्चनों के लिए। तो आप जब तक के लिए इसको वीडियो को देखिए और इसको जो है समझिए, तब तक हम उसका दूसरा पार्ट आपके लिए अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और अगर जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।